चलिए शुरू करते हैं। आज जो है कि सोशल साइंस का मॉडल पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। पहला ही क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया, बताइए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। पहला ऑप्शन 1821, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1905, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1797 और चौथा ऑप्शन है 1795। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण 1797 में किया था। कब किया था? 1797। कब? 1797 में। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। पहला ऑप्शन है राष्ट्र राज्य का उदय, दूसरा निरंकुश राज्य का उदय, और तीसरा पूर्ण तानाशाही और चौथा पूर्ण राजशाही। तो बताइए 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। बताइए इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? राष्ट्र राज्य का उदय, निरंकुश राज्य का उदय, या पूर्ण तानाशाही, या पूर्ण राजशाही। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? राष्ट्र राज्य का उदय, पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहीनता का लक्षण नहीं था। निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहीनता का लक्षण नहीं था। पहला जन्म पर आधारित सुविधाओं का न होना, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा सबके लिए वयस्क मताधिकार, और चौथा कानून के समक्ष समानता। बताइए नेपोलियन की संहीनता का लक्षण नहीं था, कौन सा नहीं था इसमें से चारों में से? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा सही है? सबके लिए वयस्क मताधिकार, ठीक है, सबके लिए वयस्क मताधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई, बताइए। पहला ऑप्शन है 1815, दूसरा ऑप्शन है 1816, तीसरा ऑप्शन है 1817, चौथा ऑप्शन है 1820। बताइए वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1815। कौन से वर्ष में? 1815, पहला ही ऑप्शन सही है, 1815। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। 1815 की वियना संधि से संबंधित है बिस्मार्क, ड्यूक मेटरनिख, और तीसरा ऑप्शन है ड्यूसेपी मुस्सिनी, और चौथा है नेपोलियन। बताइए 1815 की वियना संधि से संबंधित कौन है? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए। ड्यूक मेटरनिख। कौन? ड्यूक मेटरनिख। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वर्साय संधि, दूसरा वियना संधि, तीसरा म्यूनिख समझौता, और चौथा उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन सही हैं। बताइए नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वियना संधि। कौन सा संधि था? वियना संधि। दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वियना संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पहला ऑप्शन है लुई फिलिप, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल और चौथा ऑप्शन है मेटरनिख। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मेटरनिख ने। किसने कहा था। मेटरनिख। चौथा ही ऑप्शन सही है, मेटरनिख ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1815 की वियना संधि, दूसरा कॉन्स्टेंटिनोपल संधि और तीसरा सार्डिनिया पिडमांड की संधि और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बताओ किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। कौन सी। कॉन्स्टेंटिनोपल संधि, ऑप्शन बी। दूसरा ही ऑप्शन सही है, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है कि आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बताइए आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पहला गैरीबाल्डी ने, दूसरा वेल्टफटोन ने और तीसरा मोत्सनी ने, चौथा कावूर ने। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों में से कौन सा सही है। प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व वेल्टफटोन ने किया था। वेल्टफटोन, दूसरा ऑप्शन ही सही है। कौन किया था। वेल्टफटोन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। पहला शांति, दूसरा समानता, तीसरा न्याय और चौथा स्वतंत्रता। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला न्याय का प्रतीक है। किसका। न्याय का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था। बताइए फ्रेडरिक सारियू कौन था। फ्रेडरिक सारियू कौन था, ये अति लघु प्रश्न आ गए हैं। फ्रेडरिक सारियू एक चित्रकार थे। क्या थे। एक चित्रकार थे। एक चित्रकार थे, ठीक है। फ्रेडरिक सारियू एक चित्रकार थे, एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। ये कहाँ के रहने वाले थे। फ्रांस। ये फ्रांसीसी चित्रकार थे। फ्रेडरिक सारियू फ्रांसीसी चित्रकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अष्टरेनन कौन था। अष्टरेनन कौन था बताइए। यह अति लघु प्रश्न 2-2 नंबर में आएंगे। बताना है इसको कि अष्टरेनन कौन था। ये दार्शनिक था। कौन था। ये एक दार्शनिक थे। कौन थे ये। दार्शनिक थे। कौन थे। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। एक अष्टरेनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे। चलिए ऐसे ही अति लघु प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है
कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था, बताइए। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक जो था वो जर्मेनिया था। क्या था? जर्मेनिया था। कौन था? जर्मेनिया। कौन था? जर्मेनिया। ठीक, जर्मेनिया था। और ये जो जर्मन बलूत था, जर्मन बलूत जो है वीरता का प्रतीक था। वह किस बात का प्रतीक था? जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक। जर्मन बलूत, जर्मन बलूत जो है वीरता का प्रतीक था। किसका? वीरता का। वीरता का प्रतीक, वीरता का प्रतीक था। ठीक, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया व बलूत वीरता का, जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है कि मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है, बताइए। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है? फ्रांसीसी क्रांति को। किसको? जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी को विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी गई, फ्रांसीसी क्रांति को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है कि जलवेराइन क्या था, वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जलवेराइन क्या था, वह किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था, बताइए। क्या था ये? एक जर्मन शुल्क संघ था ये। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, ऐसे अतिलघु प्रश्न में भी देखने को मिलेंगे 2-2 नंबर में, और 2 नंबर की बात है, अच्छे से तैयारी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे।
19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? पहला कारण जनता पर अत्याचार, दूसरा निरंकुश शासन व्यवस्था, और तीसरा उदारवादी विचारों का प्रसार, और चौथा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, और पांचवा था शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। यही कारण थे मुख्य। इन सब ये जो ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे बड़े वाले 3-3, 4-4 नंबर में। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन दे देगा और इनके विषय में भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे जनता पर अत्याचार, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, निरंकुश शासन व्यवस्था उसके बारे में लिखना पड़ेगा, उदारवादी विचार का प्रसार इनके बारे में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही दे देगा और आपको सबके विषय में लिखना पड़ेगा, हेडिंग डाल के सबके विषय में। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों को विस्तार से लिखिए। 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों को विस्तार से लिखिए। अब विस्तार से देखिए आ गया ना। तो पहला है वस्तु का प्रवाह, दूसरा पूंजी का प्रवाह, तीसरा लोगों का प्रवाह। अब यही 3 हेडिंग आपको लिखना है। 3 प्रवाहों को विस्तार से लिखना है। तो पहला प्रवाह हो गया वस्तुओं का प्रवाह, दूसरा पूंजी का प्रवाह, और तीसरा लोगों का प्रवाह। अब इन्हीं सब के बारे में आपको विस्तृत रूप में लिखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन 4-4, 6-6 नंबर में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? बताइए कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो पहला पितृभक्ति और नागरिक के विचार, दूसरा नए राष्ट्रीय चिन्ह, और तीसरा केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था, और चौथा राष्ट्रीय भाषा। अब यही 4 हेडिंग है, इनके बारे में विस्तृत से लिखेंगे तो 4-4, 6-6 नंबर में ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और अति लघु में बस ऐसा ही बनेंगे। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको 4 से 6 नंबर में भी देखने को मिलेंगे और अति लघु में आएगा तो बस 4-4 पॉइंट लिखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए 5 थे, इसमें एक समान भार व मान की व्यवस्था भी थी। 5 पॉइंट हैं। ठीक है, तब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय में बताइए। नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय में बताइए। तो देखिए 4 थे इनके। नेपोलियन की संहिता, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, और तीसरा शहरी क्षेत्रों में सुधार, और चौथा व्यापार में सुधार। ये नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय में कुछ मुख्य बातें हैं। अगर विस्तृत उत्तरी में पूछेगा तो इनके विषय में भी आपको लिखना पड़ेगा। नेपोलियन के संहिता के, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार के, शहरी क्षेत्र सुधार के, और व्यापार में सुधार, इन सब के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा ही विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो यही आज के क्वेश्चन थे। 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं आज। तो ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो एक बार सारे लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी हाई स्कूल के छात्र हों सबके साथ एक बार शेयर कर दीजिए। हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दीजिए इसको।